हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट पे डिटेल डिस्कशन किया था, जहां हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसका फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, हर एक पॉइंट डिटेल डिस्कस किया था। अगर वो क्लास आपने नहीं की है अब तक, तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर वो क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, फिर भले आपका बीकॉम एमकॉम रेगुलर कोर्स हो या बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हर एक लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछता है। तो वहाँ हमने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि कॉन्सेप्ट के बाद हम 3 फर्दर सेशंस अपलोड करेंगे, जहाँ पहला सेशन हमारा होगा रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ये क्लास बेसिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा रिलेटेड टू एमसीक्यूज ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो भी नो डाउट रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम है। और उसके बाद क्लास अपलोड करेंगे जो कि रिलेटेड होगी न्यूमेरिकल्स पे ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट होगी जब आप बीकॉम एमकॉम रेगुलर कोर्स में होगे। एंड जो स्टूडेंट्स अभी अपना बीकॉम एमकॉम परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए वो न्यूमेरिकल क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैक्सिमम जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम वहाँ सॉल्व करवाएंगे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि वो मेरे हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो अगर आपको उसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप बहुत ही ईजिली उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अब देखो, आज का जो हमारा सेशन है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है कि बहुत सारे हमने आइटम्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ का पार्ट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ की बात करें तो नो डाउट 3 ही तरह की एक्टिविटीज़ होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम इन तीनों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एकदम डिटेल डिस्कशन किया अपनी लास्ट क्लास में, जहाँ हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यहाँ हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारे पास सबसे पहला आइटम है परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन की बात करें तो बेसिकली ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो मेरा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज पैसा जाएगा। इसका मतलब मेरे पास से कैश कम होगा। बट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, आइदर परचेज और सेल, वो किसका पार्ट बनता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्लियर? कि जहां कंपनी अपना पैसा लगा रही है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स की अगर बात करें तो ये आप पब्लिक को इशू करते हैं। कोई भी कंपनी अपने कंपनी के डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करती है और बदले में पैसे रेज करती है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड अगर इशू हो रहा है या इसका रिडम्पशन हो रहा होता, दैट इज पेमेंट हो रहा होता, दोनों ही केसेस में ये बनता फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस, जहाँ से पैसा रेस होता है। और पैसा रेस कहाँ से होता है? आइदर इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब क्या हो गया बेटा? आइदर आप ट्रेडिंग में हो या आप मैन्युफैक्चरिंग में हो। बस इतना है कि यहाँ पे हम बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अगर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करना, मतलब लोन देना, लोन लेना, यही सारी की सारी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होती है? कैश पे। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे बोला है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है तो डिविडेंड वो किसको पे कर रहा होगा? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब उनको इशू करने का या उनको रिडम्पशन करने का, दैट इज पेमेंट करने का, वो कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो नो डाउट डिविडेंड पेड भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड पेड किस एक्टिविटी की वजह से अराइज हो रहा है? ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर?
नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय फाइनेंस कंपनी। अब अगेन देखो, फाइनेंस कंपनी की बात किया, लेट्स से हम बैंक की बात कर रहे हैं या फिर आप कह लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जिनका काम क्या होता है कि इनकी कैश में डीलिंग होती है, लोन देना, लोन लेना एंड सो ऑन। अगर ये डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये भी किसको डिविडेंड पे करेंगे? अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को पे कर रहे हैं बेटा, तो फाइनेंसिंग कंपनी भी अगर मार्केट से पैसे रेज करेगी तो किस फॉर्म में करेगी? इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में या डिबेंचर्स में। तो अगर वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे रहे हैं तो उनके लिए वो एक्टिविटी क्या हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनको डिविडेंड पे करोगे तो भी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो, वैसे तो ये हमने अपने नोट्स में प्रॉपर मेंशन किया था, बट इस क्लास में भी हम ये चीज़ बता दें कि एट द एंड हमारा क्रक्स क्या है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो हमेशा क्या होगी? ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर भले वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो या फाइनेंसिंग कंपनी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, और इनकम टैक्स का पेमेंट बेसिकली आप किसके लिए करते हो? जितना आप नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसी पे आप इनकम टैक्स का पेमेंट करते हो। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो आपकी इनकम हो रही है उस पर टैक्स पेमेंट की बात हो रही है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है या फिर कह लो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी हम अर्न करते हैं, ये बेसिकली किस वजह से अर्न करते हैं? ड्यू टू आवर कोर बिजनेस। और जो कोर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, वो सारी चीज़ें क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो नो डाउट जब आप उस पर टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगेन देखो, यहाँ पे बोला है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या होता है? जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। तो जब इशू करते हैं तो पैसा रेज होता है, जब पेमेंट करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज माइनस। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर जो कि बेसिकली एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां से कंपनी के पास पैसा आएगा, तो उस केस में वो क्या हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आप उसका रिडम्पशन कर रहे हो तो वो भी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, बाकी केसेस में हम ये देख लें, जैसे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स में कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज माइनस होगा, पैसा कम होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में भी कैश आउटफ्लो होगा, यहाँ पे भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, कैश आउटफ्लो होगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या होगा? पैसा आएगा, तो इसका मतलब कैश इनफ्लो है, दैट इज प्लस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स पे हमने ऊपर ही डिस्कशन किया कि अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो हम कहीं पैसा लगा रहे हैं। तो फिक्स्ड असेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आप उसको परचेज करो तो कैश आउटफ्लो होगा, और सेल करो दैट इज बेच रहे हो तो कैश इनफ्लो होगा, दैट इज आपका कैश बढ़ेगा। पर यह कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ डिविडेंड बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब नॉन फाइनेंस कंपनी क्या है? पहले हमने बता दिया कि लेट्स से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब अगर मान लो हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, हम कौन है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है बेटा, तो ये डिविडेंड हमें किस सोर्स से मिल रहा होगा? नो डाउट हमने किसी कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा और वहाँ से हमें ये पैसा मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि आप अपनी कंपनी का पैसा कहीं लगा रहे हो। तो अगर उस पर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी किस तरह की एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ डिविडेंड बाय फाइनेंस कंपनी। अब लेट्स से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी बेसिकली फाइनेंस कंपनी है, और म्यूचुअल फंड का बेसिकली काम क्या होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठे करती है, मनी इकट्ठे करती है, और उसी पैसे को फिर वो किसी कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट कर देती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का पूरा प्रोसेस होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक तरह की फाइनेंस कंपनी है। तो क्योंकि वो शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इशू कर रहे हैं तो उनको हमेशा क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड होगा। एंड क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी का तो ये कोर बिजनेस है कि इन्वेस्टर से पैसे लेना और उसको किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट कर देना, तो उस पर जब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो नो डाउट वो किस तरह की एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रीजन बिंग आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड है। क्लियर? तो अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो उनके लिए हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग कंपनी को मिल रहा है तो उनके लिए हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पॉइंट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के थ्रू तब वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर फाइनेंसिंग कंपनी के थ्रू हो रहा है
तब वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये हमने अपने नोट्स में प्रॉपर मेंशन भी किया था, बट यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझा भी दिए एग्जाम्पल लेके। तो जब भी डिविडेंड रिसीव्ड हो, डिविडेंड पेड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट पेड हो, तो आप ये देखना कि वो किस पे रिसीव हो रहा है या किस पे पे हो रहा है। अब डिविडेंड अगर पे है या इंटरेस्ट पेड है, जिस पे वो बेस्ड है वो जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा उसी एक्टिविटी से ये डिविडेंड और इंटरेस्ट भी रिलेटेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था जब हमने परचेज ऑफ मशीनरी बताई थी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री और गुड्स फॉर कैश। देखो क्या आ गया, गुड्स आ गया, और गुड्स मतलब जो हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड हो उसी को हम कहते हैं गुड्स। जैसे इफ इन केस मान लो हम फर्नीचर बना करके बेच रहे हैं तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। एंड इफ इन केस मान लो मेरा बिजनेस होता चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करके चिप्स को सेल करना, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाता, असेट हो जाता, और चिप्स मेरे लिए क्या हो जाता, गुड्स। तो जो भी आपका कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ बोला था परचेज ऑफ इन्वेंट्री और गुड्स फॉर कैश, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड परचेज की वजह से आपके पास से पैसा जाएगा तो ये कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जो कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप उनको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में क्विकली। तो इसका मतलब ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। और हम ये मानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मच्योर करें विद इन 3 मंथ्स, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मच्योर करें विद इन 3 मंथ्स, कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो हम उनको किसका पार्ट बना देते हैं बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो हम उनको किसका पार्ट बना देते हैं, कैश इक्विवेलेंट का। जो हम ऐड ऑन करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कंपनी के पास एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा अवेलेबल है। तो उसमें हमने 2 चीज़ बताई थी, एक बताया था कैश और एक बताया था कैश इक्विवेलेंट। कैश में 2 चीज़ बताई थी, एक कैश इन हैंड बताया था और एक डिमांड डिपॉजिट जो आपका बैंक के साथ है। उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट पे हमने यही चीज़ क्लियर की थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इस क्लास में हम ये बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जनरली वो आइटम या वो इन्वेस्टमेंट जो कि मच्योर कर रहे हो विद इन 3 मंथ्स, दैट इज मच्योरिंग विद इन 3 मंथ्स, कि 3 महीने के अंदर अंदर जो आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश, उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? और वो किसका पार्ट होते हैं, कैश इक्विवेलेंट का। तो यहाँ देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी जैसे कि अगर मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये इंटरेस्ट बेटा हम लोग किस पे रिसीव कर रहे होंगे, जो कंपनी ने लोन दिए होंगे मार्केट में, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होगी मार्केट में, उसी पे तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा। जैसे अगर मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन किसी की कंपनी के डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड किससे रिलेटेड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड क्योंकि रिसीट है तो कैश इनफ्लो होगा, दैट इज प्लस। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये कैश इनफ्लो होगा प्लस। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी में आप कुछ भी ले लो, बैंक ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, इनका काम क्या होता है, इनका कोर बिजनेस ही होता है लोन इशू करना और लोन लेना। बेसिकली जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनका कोर बिजनेस क्या होता है, कैश में डीलिंग करते हैं, ये लोन देते हैं और लोन लेते हैं। अब ये जो लोन इशू हो रहा है या लोन आप किसी दूसरे बैंक से किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो इस पे आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। इस पे आप क्या रिसीव करोगे, इंटरेस्ट। तो क्योंकि ये लोन आपका कोर बिजनेस है तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसका देखो यहाँ पे क्रक्स क्या निकला कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करें, वैसे तो ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था, फिर भी हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, फाइनेंसिंग कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। क्लियर? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो अगर कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो ये पेबल है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। दैट इज जब हम कैपिटल एसेट को बेचते हैं मार्केट में तो उस पे हमको क्या पे करना होता है, कैपिटल गेन।
और क्योंकि यहाँ हम किसकी बात करें, कैपिटल एसेट की, तो उसको परचेज अगर हम करते हैं तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसको सेल करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो अगर उस पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज माइनस। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। अगेन देखो ये जो डिपॉजिट है ये इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। बेसिकली शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो कि हम मान रहे हैं कि मैच्योर हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही होगी, बेसिकली वो इंटरेस्ट किस पे कर रही होगी, जो उसने डिविडेंड इशू किया होगा उस पे, या उसने जो बैंक से लोन लिया होगा उस पे, और ये दोनों ही नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पेमेंट कर रहे हैं तो नो डाउट कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब सिंपली क्या होता है कि जब आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, आपके बैंक में ज़ीरो बैलेंस है और आपने अपने बैंक से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर लिया। बेसिकली ये फैसिलिटी आपको मिलती है करंट अकाउंट में, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, दैट इज़ ज़ीरो बैलेंस भी है, तो भी वो कुछ एक्स्ट्रा मनी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब वो एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज़ ओवरड्रॉन, जब आपने एक्स्ट्रा पैसा अपने बैंक से विड्रॉ कर लिया हो। क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये बेसिकली किसका पार्ट बनेगा, ये बनेगा कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव बैलेंस बना लिया है अपने अकाउंट में तो आपको उसको तुरंत पेमेंट करना होता है, अदरवाइज उस पर कुछ नॉमिनल अमाउंट सा इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो आपको उसको तुरंत पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको उस चीज़ की परमिशन देंगे, विद इन 3 मंथ्स आपको उसका भी पेमेंट करना होगा। तो इस केस में ये किसका पार्ट बन जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो करेक्ट आंसर होगा कैश इक्विवेलेंट। क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम लोग देखें तो किस साइड लिखा होता है, करंट लायबिलिटीज में लिखा होता है, बट इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं बनाते जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। और ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी बताया था कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो वैसे तो ये करंट लायबिलिटी में लिखा होता है, बट ये करंट लायबिलिटी का पार्ट हम नहीं मानते। जब हम ड्रॉ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट तब हम इसको किसका पार्ट बनाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, जब हमने शेयर इशू किया मार्केट में, 10 रुपये का शेयर था, हमने उसको इशू किया 12 रुपये पे, तो इसका मतलब ये 2 रुपये की हमें क्या हो गई, अर्निंग हो गई शेयर्स इशू पे। तो ये 2 रुपये हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, और ये 10 रुपये कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में। ये तो क्लियर है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव किस पे होगी, शेयर्स पे। एंड अगर शेयर्स की बात करें तो इसका इशू या इसका पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है तो वो भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा होगा, इशू ऑफ शेयर्स की वजह से। और अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो नो डाउट वो किसका पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो करेक्ट आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हम गुडविल को खरीद रहे हैं, और गुडविल क्या है, फिक्स्ड एसेट। भले इंटेंजिबल एसेट है बट है तो फिक्स्ड एसेट ना। तो फिक्स्ड एसेट के परचेज को हम किसका पार्ट बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, अगेन पेटेंट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट है, भले इंटेंजिबल एसेट है पर है तो फिक्स्ड एसेट। और अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब हम इसको परचेज कर रहे हैं, और परचेज करें तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और दोनों ही केस में याद रखना, इन दोनों ही केसेस में आपने परचेज किया है, और परचेज करने पे क्या होता है, कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि आपकी कंपनी के बनने के पहले के खर्चे होते हैं। क्लियर। क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले के खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, तो ये राइट मिलता है कि जब कंपनी बन जाए, उनकी बुक्स बनना स्टार्ट हो जाए, तो आप धीरे धीरे इसको राइट ऑफ कर लो। बेसिकली हम इसको राइट ऑफ करते हैं 5 साल में। बट अगर हम डायरेक्ट मेथड से बुक बना रहे हैं तो खुद सोचो कि क्या इसमें कोई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो हो रहा है, नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, कंपनी बनने के पहले के खर्चे हैं ये, जो कि पहले ही हमने इनकर कर दिए थे। क्लियर। तो ड्यूरिंग द ईयर तो इससे कोई भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बट जब हम इनडायरेक्ट मेथड से बुक्स बनाते हैं तो हम नेट प्रॉफिट में एक आइटम ऐड बैक करते हैं, कौन सा,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। बेसिकली ये नॉन कैश आइटम है, तो हमने पहले भी बताया था कि कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो उसको हमने ऑलरेडी लेस किया होगा, अब हम उसको वापस ऐड बैक करते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब क्या कि हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। 5 साल में राइट ऑफ करना है ना, तो हम उसको राइट ऑफ करें, तो राइट ऑफ करने पे क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की वैल्यू कम होगी। बट क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश आइटम है जिसका ऑलरेडी एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट में किया गया होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, वापस से ऐड बैक करते हैं। तो उस केस में किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो इतना याद रखना कि अगर डायरेक्ट मेथड से बुक बना रहे हैं तब तो इसको हम कहीं पे भी जगह नहीं देते, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। बट इनडायरेक्ट मेथड से बुक बनाते हैं तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप उसका रीपेमेंट कर रहे होगे। लॉन्ग टर्म लोन है, उसका अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो नो डाउट वो क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि जब हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा इशू, तो इशू में नो डाउट लॉन्ग टर्म लोन से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब आप इशू करते हो मतलब आप पैसे मार्केट से रेज करो, और मार्केट से पैसा रेज करना मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब आप उसका रीपेमेंट करोगे तो भी वो क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज माइनस। नेक्स्ट, कैश परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा करेक्ट आंसर। कैश सेल ऑफ गुड्स अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड पेड इन कैश। अब देखो रिडम्पशन मतलब क्या, सिंपली जब हम इसका पेमेंट कर रहे हो, जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया होगा मार्केट में तो क्या हुआ होगा, पब्लिक से हमने पैसे रेज किए मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब उसका रीपेमेंट करेंगे तो भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिससे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, और हम क्रेडिट पे से क्या परचेज करते हैं, गुड्स का। और गुड्स की बात आ रही है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, कोर बिजनेस से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और कैश पेड है तो कैश आउटफ्लो की बात कर रहा है। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी विच इज़ नॉट इन रियल एस्टेट बिजनेस। अब देखो अगर हम रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें तो बेसिकली हम किसकी बात करें, प्रॉपर्टी की। जैसे अगर हम लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो लैंड और बिल्डिंग को परचेज करना और सेल करना, ये बेसिकली क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस। तो कह रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं है, अगर उसको रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो ये कैसी एक्टिविटी मानी जाएगी। अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो नो डाउट अगर हमारा रियल एस्टेट बिजनेस होता है ना, तो हमारा तो काम ही यही था लैंड खरीद करके बेचना, तो हो सकता है वहाँ हमने लैंड और बिल्डिंग पे किसी को रेंट भी दिया हो, तो उस केस में हमारे लिए रेंट हमारा क्या हो जाता, कोर बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो जाती। तो उस केस में वो किसका पार्ट बनता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बट क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं है, तो इनको अगर रेंट मिल रहा है तो ये किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। कैसे बनेगा ये भी देख लो कि जैसे ये कंपनी है, इनके पास कोई लैंड या बिल्डिंग या कोई स्पेस खाली पड़ी है और इन्होंने इसको किसी पर्सन को रेंट पे दे दिया, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट ही तो की है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्होंने अपने फ्री लैंड या फ्री बिल्डिंग को किसी को रेंट पे दिया है। तो ये जो रेंट इनको मिलेगा ये किसकी वजह से मिल रहा है, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इन्होंने लैंड बिल्डिंग में की थी। और क्या ये हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं, ये हमारे कोर बिजनेस से तो रिलेटेड है नहीं, क्योंकि जो हमारा काम है वो लैंड बिल्डिंग में डील करना नहीं है। क्लियर। तो उस केस में जो भी आपको रेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सिंपली इतना याद रखना क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इस पे जो रेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बट इफ इन केस मान लो यहाँ लिखा होता है रेंट रिसीव बाय अ कंपनी विच इज़ इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट बिजनेस, तो उस केस में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता, क्योंकि फिर उनका तो ये कोर बिजनेस हो गया ना कि लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदना बेचना, लैंड और बिल्डिंग पे लोगों को रेंट देना। तो अगर उनका ये कोर बिजनेस है उससे जो इनकम आपको मिल रही है वो भी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। तो यहां हम लिख भी दे रहे हैं कि अगर रेंट रिसीव्ड हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस से तो उस केस में ये बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, और अदर के केस में ये बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। और रेंट रिसीव हो रहा है तो कैश इनफ्लो होगा। क्लियर। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स था वैसे डेटर्स है।
डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, और हम क्रेडिट पे सेल किसका करते हैं? गुड्स का। और अगर गुड्स की बात की है तो उसका मतलब वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप सेल और डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे होगे? उस प्रोडक्ट को या उस आइटम को जिसमें आपका कोर बिजनेस है, दैट इज़ वो गुड्स आप बेच रहे होगे जो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लो हमने फर्नीचर खरीद करके फर्नीचर बेचना है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। उसकी सेलिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ये किस तरह की एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 से पहले 33 देखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अब देखो, नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब सिंपली अगर मान लो मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो फर्नीचर बना करके बेच रही है और उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से जो पैसा आया वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं। और इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका परचेज और सेल हमने पहले भी बताया था कि वो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो अगर आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी है तब तो सिंपल है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, अगर आपकी कंपनी कैसी है? फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी मतलब बेसिकली क्या? नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड। बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होगा? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस आप किसके लिए पे कर रहे हो? उस गुड्स के लिए जो आप बना करके बेच रहे हो, तो ये भी क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अब कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ये फिक्स्ड असेट है, और फिक्स्ड असेट को खरीदना और बेचना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड। अब देखो, जब हम पेमेंट कर रहे थे इनकम टैक्स का, तो क्योंकि इनकम टैक्स का पेमेंट बेसिकली किस पे करते हैं? नेट प्रॉफिट पे, तो वो किसका पार्ट था? वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। तो अगर इसका रिफंड मिल रहा है तो वो भी किसका पार्ट होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी हुज बिजनेस इज ऑफ रियल एस्टेट। ये भी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, तो उस केस में ये उनके लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 2 मंथ्स। अब देखो, यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो डिबेंचर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो ऐसी इन्वेस्टमेंट थी कि उसका रिडम्पशन हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, विद इन 3 मंथ्स आ रही है ना, तो उस केस में किसका पार्ट बनेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स ये बेसिकली एक नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के टाइम आपके पॉकेट से कोई भी पैसे का आउटफ्लो नहीं होता, तो ये नॉन कैश आइटम है। तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड से बुक्स ड्राफ्ट करते हैं उस केस में हम नेट प्रॉफिट में ये डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करते हैं। पर कहाँ करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि वैसे तो देखा जाए इसमें कोई कैश आउटफ्लो होगा नहीं। अगर डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में तो हम इसको इंक्लूड भी नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्ट मेथड में इसको ऐड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग। अगेन बिल्कुल सेम पॉइंट है यहाँ पे कि अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, कि इसका डेट तो निकल गया पर कंपनी ने इसका पेमेंट नहीं किया है। क्लियर? जैसे अगर मान लो कंपनी को इस साल का जो रेंट है वो 12,000 पे करना था, उसने सिर्फ 10,000 पे किया, तो इसका मतलब 2,000 क्या होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो अब अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में तो ये किसी का भी पार्ट नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता? सिंपली इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कैश कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है। बट जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, दैट इज एकदम जो लास्ट की फिगर होती है उसमें सारी चीज़ों का बैक कैलकुलेशन करते हैं। अब उसमें तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग भी माइनस हुआ होगा, क्योंकि हम जब भी अपनी बुक्स में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो हम पूरे साल का ये जो 12,000 का खर्चा है वो दिखाते हैं। बट क्या 12,000 पे हुआ? नहीं, सिर्फ कितना पे हुआ? 10,000। इसका मतलब जो 2,000 है वो क्या है? नॉन कैश आइटम। तो उस नॉन कैश आइटम को हम नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करते हैं। क्लियर? और ये कब होता है? ओनली इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, और इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट, सैलरी पेड। नो डाउट सैलरी आप किसको पे करोगे? अपने एम्प्लॉयज़ को। और एम्प्लॉयज़ को अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैसा पेमेंट हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। और यहाँ एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हो रहा है तो ये माइनस होगा। इन दोनों ही केसेस में कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा था। क्लियर? बट इनडायरेक्ट मेथड केस में हमने इसको नेट प्रॉफिट में एडजस्ट किया होगा
उसका हम वापस से रीएडजस्टमेंट करते हैं या नलीफाई करते हैं उसको, इसीलिए हमने उसको पार्ट बनाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर फाइनेंस कंपनी। अब ब्रोकरेज हम किस पे पे करते हैं? शेयर्स पे। और क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस कंपनी की बात की है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनका काम ही यही है कि वो इन्वेस्टमेंट खरीदती बेचती हैं, तो उनके लिए क्या हो गया? उनका कोर बिजनेस हो गया। अगर वो उस पर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि वो कोर बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। बट यहाँ लिखा है ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का काम ये थोड़ी होता है इन्वेस्टमेंट खरीद करके बेचना। उनका काम तो क्या होता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फर्नीचर को बना करके बेचना, तो उनका काम इन्वेस्टमेंट खरीदना और इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं होता है। क्लियर? तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट खरीदा और उस पर उनको ब्रोकरेज पे करना पड़ा, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम वो किसका पार्ट बनता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो ब्रोकरेज पेड भी किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो ये क्लियर हो गया कि अगर ब्रोकरेज पे कर रही है फाइनेंसिंग कंपनी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ब्रोकरेज इन इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ कह रहा है कि शेयर्स के इशू पे अगर हमने ब्रोकरेज पे किया तो जनरली हम क्या मानते हैं? नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की बात हो रही है, और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए अगर वो शेयर परचेज या सेल कर रहे हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर उन्होंने इशू के टाइम ब्रोकरेज पे किया तो वो भी किस तरह की एक्टिविटी हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और बस यही चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि पहले तुम लोग ये देखना कि वो पेमेंट किस वजह से हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी डिसाइड होगी। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी और इंटरिम डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अब देखो डिविडेंड पेड हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डिविडेंड कोई भी कंपनी पे करी हो वो हमेशा किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। क्योंकि जैसे फाइनेंस कंपनी है, लेट्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो उन्होंने जो इंटरिम डिविडेंड पे किया है वो बेसिकली किस पे किया होगा? अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स पे। तो वो उनका कोई कोर बिजनेस तो है नहीं। अगेन नॉन फाइनेंस कंपनी भी उन्होंने भी शेयर्स और डिबेंचर्स पे ही इशू किया होगा, और क्योंकि ये उनका कोई कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेसिकली कंपनी तब इशू करती है जब उनको मार्केट से पैसे रेज करने होते हैं, फंड्स रेज करने होते हैं। तो फंड्स जब आप रेज कर रहे हो मार्केट से तो वो हमेशा किसका पार्ट बनता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो उस पर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो दोनों का ही करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट, रॉयल्टीज एंड कमीशन रिसीव्ड। अब रॉयल्टीज एंड कमीशन बेसिकली किसके लिए रिसीव्ड हो रहा होगा? हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड होगा। ये तो जनरली क्या हुआ? हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बोरोड बाय द कंपनी। लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने इशू किया या रीपेमेंट किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स। अब देखो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज अंडर राइटिंग कमीशन और हु इज अंडर राइटर। अंडर राइटर वो पर्सन होता है, जैसे अगर मान लो आपकी कंपनी है, आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली आप पब्लिक को अप्रोच करो, या अगर आप पब्लिक को अप्रोच नहीं करना चाहते तो आप एक मीडिएटर रख लेते हो, बीच में एक पर्सन को अपॉइंट करते हो, अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है? इस कंपनी के बिहाफ पे इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में पब्लिक को इशू करता है। क्लियर? तो अब अंडर राइटर अगर ऐसा काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी से चार्ज लेगा। वो क्या लेता है? अंडर राइटिंग कमीशन लेता है। क्लियर? तो ये अंडर राइटिंग कमीशन बेसिकली क्या है? किसके लिए है? इशू ऑफ शेयर्स के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं तो हम क्या मानेंगे कि ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की बात कर रहा है। तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में अगर शेयर्स इशू हो रहा है तो वो किस तरह की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अंडर राइटिंग कमीशन भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स। ये तो सबको पता है कि अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब देखो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में इशू कर रहे हैं। तो जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिबेंचर्स का इक्विटी शेयर में, तो क्या इस पे कोई भी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ना पैसा आया ना पैसा गया, तो ये कोई भी तरह की एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फाइनेंस कंपनी। देखो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इफ इन केस मान लो हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका जो कोर बिजनेस होता है वो यही ना होता है, लोन देना और लोन लेना, उनका यही कोर बिजनेस है। म्यूचुअल फंड की भी बात करो तो उनका कोर बिजनेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स करना। तो इन्वेस्टमेंट पे, लोन पे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा या इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो किस तरह की एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
क्योंकि ये उनके लिए, जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लोन लेना देना, म्यूचुअल फंड के लिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली उनकी किस तरह की एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इन्हीं पे बेसिकली इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड होता है। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी किससे रिलेटेड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वो भी किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लोन और इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब फॉर फाइनेंसिंग कंपनी किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट, अक्रूड कमीशन। अब देखो अक्रूड कमीशन मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब पहले समझ लो कि व्हाट इज अक्रूड। अक्रूड मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। अभी ऊपर हमने आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था कि ड्यू बट नॉट येट पेड। अक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड होती है कि हमने इनकम तो अर्न की है पर अभी तक हमें मिली नहीं है, तो वो अक्रूड कमीशन है। क्या यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, नहीं। बट जब हम इनडायरेक्ट मेथड से अपनी बुक्स को बनाते हैं तो उस केस में नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, नॉन कैश इनकम ये ऑलरेडी एडेड होगी, तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं नॉन कैश इनकम को। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, इसमें उतनी ही क्लैरिटी आती जाएगी। बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये मान करके चलो कि इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में कवर करते ही करते हैं, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके क्वेश्चंस तो एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम MCQ सेशन अपलोड करेंगे तो उनकी भी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। अब प्रैक्टिस करने से बेनिफिट आपको यही होगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझने के बाद इन दोनों क्लासेस की प्रैक्टिस कर ली तो नो डाउट आपको कभी भी फ्यूचर में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्लास हमारी करते हो जहाँ पे हम MCQ सेशन डील कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उसके बाद इन 54 क्वेश्चंस की प्लस जो हम और MCQ सेशंस अपलोड करेंगे उसकी आप पूरी प्रैक्टिस करके जाना। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एनी क्लास पॉइंट की MCOM एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो उन सब की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और MCOM प्रिपरेशन 2021 के लिए हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो ग्रुप्स आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि MCOM एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी PDFs हैं, नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।